हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एन के सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों देखिए, क्लास 12 जीव विज्ञान 2024-25 में फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों हमारा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। हमने दोस्तों इसका परिचय पढ़ लिया था दोस्तों फर्स्ट भाग में। दोस्तों आज हमारा सेकंड भाग है और आज की जो हेडिंग है दोस्तों हमारी क्या है, पुंकेसर है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होंगी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की, मैथ की दोस्तों वे आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को दोस्तों। देखिए पुंकेसर, अब ये तो आपको मैंने बता दिया था दोस्तों कि जो ये पुंकेसर है हमारा नरजन्नांग होता है। ठीक है, अब बात आती है इसकी संरचना किस प्रकार से होती है दोस्तों। तो देखिए जो इसकी संरचना होती है दोस्तों आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, जैसे मैंने ये क्या बना लिया एक तरह से दोस्तों, ये लीजिए दोस्तों, ये पुंकेसर सा बना लिया दोस्तों मैंने आपका। और इधर हमारा दोस्तों ये पुष्पासन होता है। ओके, तो ये तो दोस्तों हमारा क्या है, पुष्पासन है। चलो, जिसके ऊपर हमारा पुष्प आसन रहता है उसे पुष्पासन बोलते हैं। और दोस्तों देखिए ये जो पुंकेसर है हमारा, इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दोस्तों, देखो ये हमारा पूरा दोस्तों क्या है, हमारा पुंकेसर है। यहां से स्टार्ट होकर और यहां तक क्या माना जाता है दोस्तों, पुंकेसर माना जाता है। परंतु आपसे पूछे दोस्तों कि पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों दो। कितने भाग होते हैं दोस्तों, दो भाग होते हैं। ये लीजिए, दो भाग इसके होते हैं। कौन कौन से, देखो दोस्तों, एक तो इसका ए भाग दिख रहा है और एक आपको ये दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस वाले भाग को तो बोलते हैं हम पुतंतु दोस्तों। क्या बोलते हैं, पुतंतु। और इस वाले भाग को बोलते हैं दोस्तों पराग कोश दोस्तों। ओके, अब देखिए नंबर एक भाग जो हमारा ये है और नंबर 2 ये है। तो पुतंतु क्या होता है दोस्तों, तो देखिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा है दोस्तों कि पुतंतु क्या है, एक धागे नुमा संरचना होती है दोस्तों। अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे दोस्तों बायोलॉजी में, अगर आप प्रैक्टिकल करते हो आपके स्कूलों में दोस्तों, तो आप अगर किसी का पुष्प लेके आते हैं, जैसे हमारा गुड़हल का पुष्प होता है, गुलाब के पुष्प होते हैं दोस्तों, तो आप सबसे अच्छी तरीके से दोस्तों गुड़हल के जो पुष्प होते हैं उसमें इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इसकी जो ये संरचना होती है, ये वाली ये पतरे से धागे समान संरचना होती है दोस्तों। धागे समान है दोस्तों और दोनों साइडों से दोस्तों ये क्या हो रही है, बंध रही है एक तरह से। तो हम कह सकते हैं कि ये एक धागे समान व बंधे संरचना होती है। देखो इधर तो ये दोस्तों पुष्पासन से बंधी हुई है और ऊपर ये हमारे दोस्तों शीर्ष से, कह सकते हैं कि शीर्ष पर ये परागकोश से बंधी हुई है दोस्तों। ओके, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा पुंकेसर के जो पुतंतु होता है वो हो जाता है। अब बात आती है दोस्तों नंबर 2 परागकोश की। पहले दोस्तों मैं इसका चित्र बनाता हूं मैं, जिससे आपको इसको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो इतना तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इससे जो ऊपर का हिस्सा है दोस्तों ये हमारा क्या है, परागकोश है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि पुंकेसर के जो ये परागकोश होता है ये है पुंकेसर के शीर्ष पर लगा रहता है दोस्तों। देखिए ये हमारा पूरा पुंकेसर होता है यहां से लेके यहां तक, तो पुंकेसर के शीर्ष पर, ठीक है दोस्तों, पुंकेसर के शीर्ष पर एक जनन क्षम दोस्तों, यानी कि इसके अंदर दोस्तों जनन हो जाती है। क्या हो सकता है दोस्तों, जनन क्षम। बात दोस्तों घुंडी नुमा, आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों ये घुंडी नुमा, एक तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं घुंडी। तो देखो इसके अंदर दोस्तों जनन भी हो सकता है और ये किसकी संरचना दोस्तों, घुंडी नुमा संरचना होती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों ये है दो पालियों में बटा हुआ है दोस्तों। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं दोस्तों कि एक प्रारूपिक पुष्पीय परागकोश दोस्तों, कि मान लीजिए प्रारूपिक दोस्तों एक किसी जाति विशेष का, दोस्तों ध्यान रखना है, प्रारूपिक का मतलब होता है किसी जाति विशेष, जैसे गुड़हल है, गुलाब है, ठीक है ना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं दोस्तों एक प्रारूपिक पुष्पीय परागकोश दो पालियों में बटा रहता है दोस्तों। कितनी पालियों में, दो। एक पाली तो ये है और एक पाली इसकी ये है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि ये दो पालियों में बटा रहता है। देख लिए, इधर लिख देता हूं दोस्तों, दो पालियों में बटा। ओके दोस्तों, अब देखिए ये दो पालियों में बटा रहता है, परंतु दोस्तों क्या होता है, जैसे मानो ये हमारा परागकोश है दोस्तों,
तो ये एक प्रकार की संरचना दिखाई देती है इसके बीच में दोस्तों। इसको बोलते हैं दोस्तों संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक दोस्तों। ओके, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये दोनों पालियां, एक पाली तो दोस्तों ये है और एक पाली हमारी ये है, और ये क्या है दोस्तों हमारा संयोजी ऊतक है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये दोनों पालियां हमारी किससे जुड़ी रहती हैं, संयोजी ऊतक से, यानी कि हम कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू से दोस्तों। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं दोस्तों संयोजी ऊतक। तो इतना हमको समझ में आ गया दोस्तों कि एक परागकोश होता है जिसकी क्या होती है संरचना दोस्तों घुंडी नुमा, और ये जनन क्षम होता है, यानी इसी के अंदर क्या होगा दोस्तों जनन होगा, इसी संरचना घुंडी नुमा होती है। एक प्रारूपिक पुष्पीय है पौधों में दोस्तों, ठीक है ना। प्रारूपिक का मतलब मैंने आपको बता दिया है किसी जाति विशेष में कि क्या होगा दोस्तों कि एक प्रारूपिक पुष्पीय परागकोश में दो पालियां होती हैं, एक पाली दो पाली, जो कि एक संयोजी ऊतक से जुड़ी रहती है, जिसके कारण दोस्तों जिससे क्या होता है पराग पाली का निर्माण होता है, ठीक है ना दोस्तों। क्या हो जाएगा, जो संयोजी ऊतक से जुड़ी रहती है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों पराग पाली कहते हैं, या पराग पाली दोस्तों यहां कह सकते हैं दोस्तों सीधा निर्माण नहीं, पराग पाली कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों पराग पाली। इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों एंथर लूब दोस्तों, ठीक है ना। और परागकोश को क्या बोलते हैं दोस्तों, एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथर। ओके दोस्तों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एक परागकोश जो होता है इसकी संरचना दोस्तों किस प्रकार से होती है, घुंडी नुमा होती है। इसके अंदर जनन हो सकता है दोस्तों, यह दो पालियों में बटा रहता है जो संयोजी ऊतक से जुड़ा रहता है दोस्तों, जिससे क्या होता है पराग पाली, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं एंथरलूप का निर्माण हो जाता है। अब देखिए दोस्तों ये जो मान लीजिए जो ये एक पराग पाली है हमारी, ठीक है ना, ये पराग पाली, एक ये पराग हो गई और एक ये हो गई। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक पराग पाली में दोस्तों, ठीक है ना, इसमें भी और इसमें भी दोस्तों, तो मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक पराग काली में दो कोष्ठ होते हैं, यानी कि कमरा होते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूं, देखिए चित्र बनाते हैं आपके लिए दोस्तों। ज्यादा बड़ा बना दिया दोस्तों, कोई बात नहीं। ये लो दोस्तों, जिससे क्या होगा दोस्तों आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। देखिए आपके चैप्टर में इस प्रकार से ये बना हुआ है दोस्तों। ओके, आप उसमें भी इसको देख सकते हैं। अब देखिए इधर देखते हैं क्या दोस्तों कि प्रत्येक पराग पाली मैंने बताई थी ना दोस्तों, देखिए ये हमारा यहां पर ये संयोजी ऊतक होता है दोस्तों। ओके, तो ये क्या होगा कि ये प्रत्येक पराग पाली में दो कोष्ठ होते हैं, एक कोष्ठ तो दोस्तों ये हो गया और एक ये हो जाता है। तो इधर की एक पराग पाली है दोस्तों, अगर मैं इसको यहां से काट देता हूं तो है कि नहीं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों इधर जो दूसरी पाली है हमारी, इसमें भी एक कोष्ठ इधर हो गया और एक माला यहां पर हो जाता है, तो ये दो हो गए, यानी कि एक दो तीन चार दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों कि प्रत्येक पराग पाली दो कोष्ठों में बनी होती है दोस्तों, इसलिए दोस्तों हम इसको क्या कहते हैं, द्विकोष्ठी कह सकते हैं। अब जब इसमें द्विकोष्ठी हो गए तो एक में दो तो दो में चार हो जाते हैं, तो जिनको दोस्तों हम क्या कहते हैं, बीजाणुधानी कहते हैं। अब इस हिस्सा को क्या कहेंगे दोस्तों, हम बीजाणुधानी कहेंगे या परागधानी भी कह सकते हैं दोस्तों। तो ये क्या हो गई इसकी पराग धानी बच्चों, या बीजाणुधानी, बीजाणु धानी बच्चों।
आई कि नहीं आई समझ में दोस्तों कि एक यानी प्रत्येक परागपाली में दोस्तों एक परागपाली ये है, एक परागपाली ये है दोस्तों, ओके नहीं, ये यहां से बनता है दोस्तों, ये रहा है कि नहीं, इससे सही लगेगा आपको ये। चलो देखो, प्रत्येक परागपाली में दो ही कोष्ठ होते हैं, इसलिए द्विकोष्ठी कहते हैं। इन्हें परागधानी या बीजाणुधानी कहते हैं दोस्तों। हम क्या कहते हैं दोस्तों? परागधानी या बीजाणुधानी कहते हैं, जिससे दोस्तों एक पराग कोश में दोस्तों कि ये एक तो हो जाता है ना, ये पूरा की पूरा क्या है दोस्तों? एक पराग कोश है हमारा। एक पराग कोश में चार दोस्तों, कितनी? चार बीजाणु धानी का निर्माण हो जाता है दोस्तों। ओके, किसका? चार बीजाणु धानी का निर्माण हो जाता है दोस्तों, जो कि विकसित होकर दोस्तों यानी क्या करते हैं? परिपक्व होकर परागपुटी का निर्माण करती हैं दोस्तों। क्या करती हैं ये? परागपुटी का निर्माण करेंगी दोस्तों ये, ठीक है ना। इन्होंने क्या कर लिया? परागपुटी का निर्माण कर लिया, जिसके अंदर दोस्तों क्या भरे रहेंगे हमारे? इसके अंदर दोस्तों परागकण भरे रहते हैं। ओके, बताओ आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं? ओके, इसके अंदर क्या भरे रहते हैं दोस्तों? परागकण भरे रहते हैं। अगर दोस्तों मैं देखिए क्या करता हूं, ये जो हमारा पराग कोश है इसको इस प्रकार से काटता हूं दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है ना, यानी कि अनुप्रस्थ काट में काटता हूं, तो ये संरचना दिखाई देती है हमको। क्या दिखाई देती है दोस्तों? ये वाली संरचना दिखाई देती है। इधर से न्यो और इधर से न्यो, तो 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारी दोस्तों? बीजाणुधानी की संरचना है, बीजाणुधानी की संरचना। ओके, 1 2 3 4 ये उस प्रकार से होती हैं, और इसके बीच में क्या होता है दोस्तों? हमारा संयोजी ऊतक होता है। तो देखो ये परागकण है, तो देखिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब एक पराग कोश को हम अनुप्रस्थ काट में काटते हैं तो इसके अंदर दोस्तों चार बीजाणुधानी बन जाते हैं, ठीक है ना। दिखाई दे रही कि नहीं दे रही दोस्तों? अगर हम इसको किस प्रकार से काटते हैं दोस्तों? अनुप्रस्थ काट दोस्तों, ठीक है ना, अनुप्रस्थ काट में। ये तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि दोस्तों क्या सभी प्रकार के कुलों में दोस्तों, ठीक है ना, जो भी सभी प्रकार के हमारे पेड़ पौधों की जो कुल हैं उनमें दो परागपाली ही पाई जाएंगी, या फिर इसमें चार बीजाणुधानी पाई जाएंगी? नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक कुल है हमारा मालवेसी। कौन सा कुल है दोस्तों? मालवेसी कुल, ठीक है। जैसे कि हमारे भिंडी के जो पौधे हैं, भिंडी, कपास, इसमें दोस्तों केवल एक पाली पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? एक पाली पाई जाती है दोस्तों। तो इसमें केवल दो ही कोष्ठ होंगे, दो कोष्ठ होंगे दोस्तों, तो उसमें कितनी बीजाणुधानी होंगी? केवल दो ही बीजाणुधानी होंगी या परागधानी होंगी, क्योंकि दोस्तों इधर तो चार कोष्ठ हैं, क्योंकि एक में दो और एक में भी दो, चार कोष्ठ तो चार बीजाणुधानी, चार परागकण दोस्तों, चार परागधानी दोस्तों। परंतु इनमें क्या होता है? केवल एक ही पाली पाई जाती है, इसलिए इसके अंदर दोस्तों दो कोष्ठ पाए जाएंगे। दो कोष्ठ पाए जा रहे हैं तो हमारे कितने होंगे इसमें दोस्तों बीजाणुधानी? दो ही बीजाणुधानी होंगी दोस्तों। किसमें? भिंडी जो मालवेसी कुल का हमारा सदस्य है दोस्तों, भिंडी और कपास, इनमें। ओके, अब देखिए दोस्तों जितने भी हमारे पुंकेसर होते हैं इनकी लंबाई व आकार दोस्तों ध्यान देना है, इनकी लंबाई व आकार प्रत्येक पौधों में अलग अलग होता है दोस्तों। ओके, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे गुलाब का भी और गुड़हल का भी और जो अन्य पौधे हैं उन सभी का आकार या लंबाई सेम होगी दोस्तों, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब में अलग अलग होंगे दोस्तों। और देखिए दोस्तों जो ये हमारे परागकण होते हैं हमारे, इसके अंदर जो परागकण भरे होते हैं ये भी दोस्तों क्या होते हैं? प्रत्येक पौधों में अलग अलग होते हैं, अलग अलग संख्या में होते हैं दोस्तों। ओके, तो ये हो जाता है दोस्तों आपका पुंकेसर की संरचना के बारे में डिटेल बातें दोस्तों। ओके, एक तरह से दोस्तों मैंने आपको ये पूरा के पूरा समझा दिया है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा लघु बीजाणु धानी दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों आपको
क्लास 12 के नोट्स चाहिए, यानी कि इस चैप्टर के नोट्स चाहिए दोस्तों, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग, यानी कि दोस्तों चैप्टर नंबर फर्स्ट का पूरे के पूरे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे हमारे पर, और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, आप उसको ज्वाइन कीजिए। कोई कमी हो तो दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप पर हमको चैट कीजिए, जिससे आपकी कमी को हम दूर करेंगे। इसके नोट्स दोस्तों आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।